गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, अब हम लिक्विडेशन की इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। एक बार पढ़ते हैं। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर की प्रॉब्लम है, बड़ी प्रॉब्लम है। एग्ज़ाम में अगर आए तो मैं रिकमेंड करूँगा कि पहले और क्वेश्चंस कर लें। चलिए पढ़ते हैं एक बार। एक्स लिमिटेड वाज ऑर्डर्ड टू बी बाउंड ऑफ ऑन 31 मार्च 2011 ऑन विच डेट इट्स समराइज बैलेंस शीट इज दिस। अब आप देखिए, जो बैंक ओवरड्राफ्ट है लाइबिलिटी साइड में, ये लिखा है आपका सिक्योर्ड बाई स्टॉक है, लिखा है सिक्योर्ड बाई स्टॉक। इसका मतलब ये तो हो गया हमारा एसेट स्पेशली प्लेस्ड, और जो डिवेंचर्स होल्डर हैं वो फ्लोटिंग चार्ज है सभी एसेट्स पे। द अमाउंट एस्टिमेटेड टू बी रियलाइज दे रखा है क्रेडिटर्स में, इससे हम प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स वगैरह निकाल लेंगे, ठीक है। और फिर ये पिछले सालों की प्रेफरेंस परफॉर्मेंस दे रखी है। इन एडिशन टू दैट इन्होंने लिखा है कि इट इज एस्टिमेटेड दैट द कंपनी वुड हैव टू पे कंपेंसेशन, एक वर्कमैन कंपेंसेशन भी हमें देना है, ठीक है जी, यस। चलिए इसको स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाते हैं, इसका अच्छी तरह से समझते हैं, ठीक है। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर ऑफ एक्स लिमिटेड, ब्रैकेट में लिखेंगे इन लिक्विडेशन, जो लिक्विडेशन में चल रही है। ठीक है जी। सबसे ऊपर क्या लिखेंगे, एसेट्स नॉट स्पेशली प्लेस्ड, ये आ गई हमारी लिस्ट ए। एसेट्स नॉट स्पेशली प्लेस्ड, स्टॉक हमारा स्पेशली प्लेस्ड है तो स्टॉक नहीं आएगा। गुडविल, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फिक्सचर्स, स्टॉक और डेटर ये रियलाइज हुआ था, स्टॉक नहीं आएगा। तो हमारा आ जाएगा जो कैश बैलेंस है वो, फिर गुडविल, बिल्डिंग, ठीक है, गुडविल, बिल्डिंग, इसके बाद है प्लांट, फिक्सचर्स, एंड डेटर्स। कैश बैलेंस बैलेंस शीट में 500 है, गुडविल 1000 की है, बिल्डिंग से रियलाइजेशन हुई है हमारी 3 लाख की, प्लांट से हुई है 5,25,000, फिक्सचर से 10,000 और डेटर से 20,000। इनका टोटल करें तो ये आ गया 8,56,500। ओके, फिर हम लिखेंगे एसेट्स स्पेशली प्लेस्ड, लिस्ट बी, ठीक है। अब लिस्ट बी में आपको पता है एक फॉर्मेट हमें बनाना पड़ता है। यहाँ पे लिखेंगे हम स्टॉक एस्टिमेटेड रियलाइजेबल वैल्यू ड्यू टू सिक्योर्ड क्रेडिटर, डेफिशिएंसी अगर कोई है, और सरप्लस कैरीड फॉरवर्ड टू लास्ट कॉलम, ठीक है जी। स्टॉक से रियलाइज हुए हमारे 31,000। अब देखो बैंक ओवरड्राफ्ट को देना कितने हैं, बैंक ओवरड्राफ्ट को 25,000 रुपये दे रहे हैं। डेफिशिएंसी तो हो नहीं रही, सरप्लस हुआ, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, एस्टिमेटेड सरप्लस फ्रॉम एसेट्स
स्पेशली प्लेस्ड, ये 6,000 रुपये यहाँ पर आ गए। अब ये 8,62,500 हमारे पास टोटल पैसा आ गया। तो हम लिखेंगे एस्टिमेटेड टोटल एसेट्स अवेलेबल फॉर प्रेफरेंशियल क्रेडिटर, डिवेंचर एंड अनसिक्योर्ड क्रेडिटर। ठीक है। नाउ इसके बाद नीचे हमें बनानी होती है क्या, समरी ऑफ टोटल एसेट्स। समरी ऑफ टोटल एसेट्स में हम लिखते हैं एसेट्स, रियलाइजेबल वैल्यू लिखते हैं ऑफ एसेट्स स्पेशली प्लेस्ड, उसका 31,000 है, और अदर एसेट्स का 8,56,500 है। तो ये टोटल हो गया हमारा 8,87,500। ये हमारी समरी आ गई। ठीक है जी। नाउ इसके बाद हम लोग यहाँ पर आते हैं, यहाँ लिखते हैं हम लोग लायबिलिटीज़, और लायबिलिटीज़ में यहाँ पर लिखा जाता है ग्रॉस अमाउंट। अब सबसे पहले लिखते हैं हम लोग सिक्योर्ड क्रेडिटर, जो लिस्ट बी के हिसाब से हैं, टू द एक्सटेंट कवर्ड बाई एसेट्स। एसेट्स से कितना रिकवर हुआ। तो सिक्योर्ड क्रेडिटर हमारे इस क्वेश्चन में पूरा क्रेडिटर एसेट से रिकवर हो गया था। ठीक है। तो अब ये बचा 8,62,500। इसमें से हम माइनस करेंगे प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स, लिस्ट सी। ये हमें बनानी पड़ेगी वर्किंग नोट। तो पहले हम प्रेफरेंशियल क्रेडिटर का वर्किंग नोट बना लेते हैं। ठीक है। चलिए, ये हमारे वर्किंग नोट बना रहे हैं हम लोग, किसका, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर। क्योंकि प्रेफरेंशियल क्रेडिटर हमारे डिफाइन हो जाएंगे तो हमारे क्लियर हो जाएंगे। क्वेश्चन में देखें, हमारे पास टोटल क्रेडिटर कितने हैं। टोटल क्रेडिटर के बारे में लिखा तो नहीं है, अच्छा 36,000 ही लिखा है टोटल। चलिए, तो अब पढ़ते हैं एक एक करके। क्रेडिटर इंक्लूड 6,000 ऑन अकाउंट ऑफ वेजेस, अच्छा फॉर 4 मंथ। तो हम इसको बनाते हैं, हम इसमें लिखते हैं ये क्रेडिटर है, इसमें से ये प्रेफरेंशियल हो जाएंगे और ये हमारे अनसिक्योर्ड हो जाएंगे। वेजेस है हमारी कितनी, और ये हमारी टोटल अमाउंट है। अब पढ़ते जाएं एक एक करके। सबसे पहले है वेजेस, 6,000 रुपये हैं, 4 महीने की हैं, 100 रुपये पर मंथ से। तो 6,000 ये पूरी हमारी प्रेफरेंशियल होगी, अनसिक्योर्ड कुछ नहीं होगी। दूसरा पढ़ें, 9,000 सैलरी है, 5 एम्प्लॉयज़ की, 300 रुपये पर मंथ से फॉर 6 मंथ। तो जो सैलरीज है टोटल 9,000 है, इसमें से 6,000 आपकी 4 महीने की प्रेफरेंशियल हो जाएगी और 2 महीने की अनसिक्योर्ड हो जाएगी। तीसरा लिखा है रेंट फॉर गोडाउन 3,000 रुपये का।
तो जो रेंट है वो हमारा अनसिक्योर्ड है। चौथा पढ़ें, TDS है 1,000 रुपया, तो TDS 1,000 रुपये हमारा प्रेफरेंशियल आ जाएगा। पांचवा है हमारा डायरेक्टर फीस 500 रुपये, ये अनसिक्योर्ड हो जाएगा। टोटल हमारा 36,000 है, ठीक है, टोटल हमारा 36,000 है। तो 36,000 में से जब हम इसको हटाते हैं तो देखें कितना आता है, 19,500। तो ये बचेंगे 16,500, ये हमारे अदर क्रेडिटर बचे। तो अदर क्रेडिटर हमारे ये अनसिक्योर्ड ही रहेंगे, ठीक है जी। अब इसके अलावा कुछ नीचे भी लिखा हुआ है, पढ़ो। इन्होंने लिखा है इन एडिशन। इन एडिशन का मतलब इसके अलावा, it is estimated that company would have to pay 5,000 as compensation to an employee। तो ये भी हमारे प्रेफरेंशियल क्रेडिटर में आएंगे। सो कंपेंसेशन 5,000 और देना है। यहाँ तक का टोटल हमारा 13,000 है, और ये हमारा है 23,000। अब 18,000 हमारे प्रेफरेंशियल क्रेडिटर हो गए और 23,000 हमारे अनसिक्योर्ड क्रेडिटर हो गए, ठीक है जी। तो अब इसके बेसिस पर जो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर हैं लिस्ट सी, वो कितने माइनस करोगे आप यहाँ से, 18,000 रुपये कर दीजिए माइनस, ठीक है। तो अब आपका बचा 8,44,500। इसको क्या बोलोगे आप, बैलेंस ऑफ एसेट्स फॉर डिवेंचर्स एंड अनसिक्योर्ड क्रेडिटर, ठीक है जी। अब इसमें से डिवेंचर की बात करें। डिवेंचर देखिए कितने हैं आपके पास, डिवेंचर हैं आपके 1,64,000 के, दिख रहे हैं। तो यहाँ पर 1,64,000 लिखें और यहाँ लिखें डिवेंचर होल्डर लिस्ट डी 1,64,000। ये बचेगा 6,80,500। और ये अब यहाँ से हम ये लिख सकते हैं एस्टिमेटेड सरप्लस एज रिगार्ड टू डिवेंचर होल्डर, ठीक है जी। अब इसमें अनसिक्योर्ड क्रेडिटर की बात करें, ये लिस्ट ई से आ जाएगा, ठीक है, लिस्ट ई। कितने हैं आपके अनसिक्योर्ड क्रेडिटर, वहाँ से निकाले थे हमने, तो ये 23,000 हो जाएंगे। तो ये बचेगा 6,57,500। तो हम क्या लिखेंगे, एस्टिमेटेड सरप्लस एज रिगार्ड टू अनसिक्योर्ड क्रेडिटर, ठीक है ना, यस। अब
नेक्स्ट पेज पे मैं इसे कंक्लूड करूंगा। सो यहाँ पर हमारा आया था 6,57,500। हम क्या लिखते हैं? एस्टिमेटेड सरप्लस एज रिगार्ड टू अनसिक्योर्ड क्रेडिटर। ठीक है, अब हम लिखेंगे इक्विटी शेयर होल्डर लिस्ट जी। इक्विटी शेयर होल्डर लिस्ट जी कितने हैं? इक्विटी शेयर्स आपके हैं 10,000 शेयर हैं ऑफ 100 ईच। सो लिखोगे 10,000 शेयर्स ऑफ 100 ईच, ये 10 लाख हो गया। 3,42,500, इसको क्या बोलेंगे हम? अब ये डेफिशिएंसी हो गई। एज रिगार्ड टू कंट्रीब्यूटरीज, ये हमारी डेफिशिएंसी हो गई। ठीक है जी फ्रेंड्स, अब इस बात पे ध्यान दीजिए, ये डेफिशिएंसी भी हम प्रूफ करते हैं तो इसके लिए हमें एक डेफिशिएंसी अकाउंट बनाना पड़ता है। ठीक है, और उस डेफिशिएंसी अकाउंट को हम देते हैं लिस्ट एच। ठीक है, हम ये भी सीखेंगे और इससे आपको पता चलेगा कि डेफिशिएंसी हुई कैसे आपके पास। ये कोई ज़्यादा टेक्निकल काम नहीं है, अभी आपको पता चलेगा। इसको लिखते हैं ए, आइटम कंट्रीब्यूटिंग टू डेफिशिएंसी, मतलब जो आपको लॉसेज हो रहे हैं जिनकी वजह से आपको डेफिशिएंसी हुई है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन में देखिए 3 साल पहले हमारा लॉस कितना था? क्वेश्चन में लिखा है 3 ईयर एगो देयर वाज अ डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, लिखा है। ठीक है, सो नंबर 1, एक्सेस ऑफ कैपिटल एंड लायबिलिटीज ओवर एसेट्स 3 years एगो आपका ये था। ठीक है, अब आपकी 3 साल में ग्रॉस प्रॉफिट आपके ये हैं 65,000, 45,000 और ठीक है जी, ये आपके ग्रॉस प्रॉफिट्स हैं। और 3 साल के ही आपके जो खर्चे हैं वो ये हैं। तो ज़रा देखें 65,000 माइनस 80,990, तो ये आएगा 15,990। चलिए कोई बात नहीं,
मैं भी एक एक करके एक्सप्लेन करता हूँ। नंबर 2, नेट डिविडेंड और बोनस डिक्लेयर्ड ड्यूरिंग पीरियड, कोई डिविडेंड नहीं क्लियर। नंबर 3, नेट ट्रेडिंग लॉसेस फॉर द पास्ट 3 ईयर्स। तो 3 साल के जो लॉसेज हैं उनको लिख दें। एक है 15,990, ये कौन से साल की है? 2009। ठीक है जी। फिर 45 माइनस 66245, 31 मार्च 2010 का है 21,245, और 31 मार्च 2011 का है 23,340। तीनों को जोड़ दें। ये 60575 की पिछले 3 साल की लॉसेज आ गई। ठीक है जी। नंबर 4 हम लिखेंगे अदर लॉसेस, दैट इज राइट ऑफ एक्सेट्रा, वो हमारी कोई नहीं है। ठीक है जी। अब आप लिखेंगे 5वां, एस्टिमेटेड लॉसेस ऑन रियलाइजेशन। एसेट्स आप देखिए और उनकी रियलाइजेबल वैल्यू देखिए। गुडविल आपकी है 1 लाख की, रियलाइज कितनी हुई है? 1000। तो गुडविल में हुए आपके 99,000 का लॉस। ठीक है जी। एक एक करके। बिल्डिंग 3,50,000 की है, रियलाइज हुई है 3 लाख। बिल्डिंग में आपको 50,000 का लॉस हो गया। प्लांट है 5,50,000 का, 5,25,000 रियलाइज हुए। प्लांट में आपको 25,000 का लॉस हो गया। फिक्सचर्स हैं 23,000, रियलाइज हुए 10,000। फिक्सचर्स में 13,000 को आपका लॉस हुआ है। ठीक है जी। इसके बाद स्टॉक 38 है, 31 रियलाइज हुआ। तो स्टॉक में आपको 7,000। डेटर 25 है, 20 रियलाइज हुए। तो डेटर्स में 5,000 का। कैश आपकी, तो चलिए कैश में तो कोई नहीं है। इसके अलावा एक एडिशनल लायबिलिटी आपकी आई थी वर्कमैन कंपनसेशन की, वो भी आपकी बढ़ गई थी। तो एक तरह से इन सब का टोटल करेंगे तो ये आएगा 2,04,000। दिस इज 3,42,500। फिर आप लिखोगे बी, आइटम रिड्यूसिंग डेफिशिएंसी, मतलब आपको कोई प्रॉफिट्स हुए हैं वो हमारी निल है। सो ये हमारा 3,42,500, ये डेफिशिएंसी एज सोन इन स्टेटमेंट ऑफ अफेयर। सिंपल सी बात है, ये हमने एक तरह से ये देखा कि लॉस हमारी जो हो रही है वो किन किन वजह से हो रही है। ठीक है।
तो अगर इसको कोई टेक्निकली ना सोचे, सिंपल तरीके से करें तो बहुत इजी क्वेश्चंस हैं ये। आई होप आपको पूरे कंसेप्ट क्लियर हैं। थैंक यू वेरी मच।